हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कूलाम्ब के नियम का सदिश निरूपण। जब हमने कूलाम्ब का नियम पढ़ा था, तो हमने उसमें केवल और केवल बल का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया था। उस फॉर्मूले के हिसाब से अपन ने जैसे हमने फॉर्मूला लिखा था F इज इक्वल के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने लिखा था। तो इस फॉर्मूले से हम केवल बल का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड यानी इसकी केवल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अपन इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो कूलाम्ब का नियम एक बल को दर्शाता है और ये बल कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि के लिए उसकी दिशा का भी पता होना ज़रूरी होता है। परिमाण के साथ-साथ सदिश राशि की दिशा अवश्य होनी चाहिए। तो इसकी इस बल की दिशा फाइंड आउट करने के लिए हम आज कूलाम्ब के नियम का सदिश निरूपण पढ़ेंगे कि हम इसका सदिश निरूपण कैसे कर सकते हैं और किस प्रकार से इस बल को एक फिक्स डायरेक्शन दे सकते हैं, जिसकी वजह से हमें उसका परिमाण प्लस या माइनस में मिले। ठीक है? तो उसके लिए मैं सबसे पहले हम जो इसका सदिश निरूपण करेंगे, उसकी जो भाषा होनी चाहिए, वो लिख देता हूँ। तो हमारे इस नियम की जो भाषा है वो कुछ इस प्रकार से है कि चित्र के अनुसार दो आवेश Q1 व Q2 अपन को दे रखे हैं। चित्र के अनुसार दो आवेश Q1 व Q2 दे रखे हैं और उन दोनों के स्थिति सदिश R1 व R2 दे सके हैं। ये देखो, ये हमारे पास एक आवेश है, ये हमारे पास एक आवेश है। ये अपन को दो आवेश दे रखे हैं और इन्हीं दोनों आवेशों के स्थिति सदिश R1 व R2 कहाँ पे? स्थिति सदिश जो इनकी स्थिति बताते हैं कि ये आखिरकार मूल बिंदु से कौन सी दिशा में है। ये जो दोनों है ना R1 और ये R2 और ये आपका R1, ये दोनों हैं इन दोनों आवेशों के स्थिति सदिश Q1 वे और Q2 के, इन दोनों के स्थिति सदिश हैं। ठीक है? आगे क्या दे रखा है कि चित्र के अनुसार दो आवेश हैं, उन दोनों के स्थिति सदिश R1 व R2 हैं और इन दोनों आवेशों के मध्य का जो विस्थापन है वो डेल R है। कितना? दोनों के मध्य का जो विस्थापन है वो डेल R दे रखा है। ये देखिए यहाँ पे, ये जो हमारा विस्थापन है ये ये हमारा विस्थापन है इन दोनों आवेशों के मध्य का डेल आर। डेल आर का मतलब है आर अपन ने डिस्टेंस मानी थी, तो डेल आर का मतलब हो गया कि इनमें परिवर्तन कितना आ रहा है, मतलब चेंजमेंट कितना है, अंतर कितना है दोनों का, वो हो गया। आगे क्या लिख रखा है कि दोनों आवेशों की प्रकृति कैसी है? समान है। समान होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। देखिए, ये भी हमारा प्लस का ले रखा है हमने, ये भी हमारा प्लस का ले रखा है, तो दोनों आवेश क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि हमने यहाँ पे माइनस आवेश का क्यों नहीं लिया भाई? एक को प्लस ले लेते, एक को माइनस ले लेते, ऐसा हमने क्यों नहीं किया? तो ऐसा इसलिए नहीं किया कि अगर अपन एक को माइनस का कर देते तो इन दोनों के मध्य फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने की वजह से ये दोनों पास पास आ जाते। पास पास आ जाते तो इनके मध्य डिस्टेंस रहती नहीं। जब इनके मध्य डिस्टेंस ही नहीं रहती तो इन दोनों के मध्य लगने वाला जो बल था वो तो अपन डायरेक्ट उस रूल से भी याद कर लेते, डायरेक्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि कौन सा बल किधर कौन सी दिशा में किसके ऊपर किस प्रकार से बल लगा रहा है। लेकिन जब इन दोनों का आवेश समान रहेगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। समान आवेश की वजह से इनमें क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा और प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये Q1 इस Q2 पर इधर फोर्स लगाएगा, जो हमने लिख रखा है F21 यानी फोर्स ऑन टू बाई वन, फोर्स ऑन टू बाई वन लिख रखा है। और इधर से इस साइड से इधर की ओर जो हमारा जो बल लगेगा वो हमारा बल लगाएगा Q2। Q2 आवेश Q1 पर F12 बल लगाएगा इस डायरेक्शन में, इधर वाले डायरेक्शन में। ठीक है? और उसको अपन ने लिख रखा है यहाँ पे F12 से डिनोट कर रखा है, यानी फोर्स ऑन 1 बाई 2। तो 2 पर जो बल लग रहा है F21 वो लग रहा है 1 की वजह से और 1 पर जो बल लग रहा है वो लग रहा है 2 की वजह से इस डायरेक्शन में। तो दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है? विपरीत आ रही है। तो नेक्स्ट हम पता करते हैं कि Q1 आवेश पर Q2 द्वारा लगाया गया बल का मान कितना है और बाद में हम पता करेंगे कि Q2 आवेश पर Q1 द्वारा लगाया गया बल का मान कितना है। और इन दोनों के बल का मान ज्ञात करने के बाद हम इन दोनों के बलों के मान को बराबर कर देंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये दोनों जो आवेश हैं, ये दोनों आवेश एक दूसरे के विपरीत हैं। अर्थात ये दोनों एक दूसरे के परिमाण में समान हैं, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत होने की वजह से ये दोनों ये समान, इनका जो आवेश समान है इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को अपने अपने स्वयं की विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित करेंगे। तो हम सबसे पहले निकालते हैं, तो फोर्स ऑन 1 बाई 2। तो फोर्स ऑन 1 बाई 2 को अपन लिखेंगे F12 से, F12 से, F12 से फोर्स ऑन 1 बाई 2। तो फोर्स ऑन 1, अब फोर्स तो अपन को पता है, अपन कूलाम्ब के नियम से ही निकालेंगे क्योंकि अपन को कूलाम्ब का नियम ही पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है कूलाम्ब का नियतांक K, फिर आता है हमारे पास दोनों आवेश। एक आवेश हमारे पास है Q1 और दूसरा आवेश हमारे पास है Q2। ठीक है? और बाद में क्या आता है कूलाम्ब के नियम से?
दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का वर्ग, और वो आता है इसके अपोन में। तो आप देखें दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, डेल आर आ रही है, कितनी आ रही है, डेल आर आ रही है। तो इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो आ जाएगी हमारे पास डेल आर का स्क्वायर, डेल आर का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे डेल आर का क्या आएगा, मैं मतलब होता है कि इस मापांक के अंदर जो भी राशि होती है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, वो राशि जब भी बाहर आएगी इससे, तो वो राशि प्लस के रूप में बाहर आएगी, न कि माइनस के रूप में। डेल आर केफ। तो ये जो टर्म हमारा बना है, ये F1 पर जो 2 के कारण लगने वाला बल है वो है, कर हमने यहाँ पे एक नया टर्म लिखा है, जो हमने लिखा है डेल आर केफ। तो डेल आर केफ क्या होता है उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं आओ। तो देखो डेल आर केफ क्या होता है, जैसे अपन किसी सदिश को डिनोट करते हैं, तो सदिश को कैसे डिनोट करते हैं, अपन सदिश को किस प्रकार से डिनोट करते हैं कि हमारा मान लीजिए कोई सदिश है, जैसे हमारे पास मान लेते हैं कोई ए वेक्टर है, हमारे पास कोई ए वेक्टर है, तो इस ए वेक्टर का मान कितना होता है, एक तो इसका आ जाता है मापांक, एक तो इसका क्या जाता है मापांक, और डॉट में क्या जाता है, डॉट में आ जाता है इस ए का केप, ए का केप। और ये केप क्या बताता है अपन को, ये केप अपन को बताता है केवल और केवल डायरेक्शन, और इस के को अपन इकाई सदिश भी बोलते हैं। इकाई सदिश बोले तो जिसका परिमाण एक हो, वह सदिश जिसका परिमाण एक हो। तो आगे अपन इस ए केप के बराबर क्या लिख सकते हैं, इस ए केप के बराबर क्या, अपन इस ए का वेक्टर तो है ही, और इस वेक्टर के अपन इसका मापांक लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो इस चीज को अपन यहाँ पे फॉर्मूले में यूज लेंगे, हमारा जो ये डेलर केफ है ना, तो इस डेलर केफ की जगह अपन क्या लिख देंगे, डेलर का वेक्टर और अपॉन में डेलर का मैग्नीट्यूड, डेलर का वेक्टर और अपॉन में डेलर का, ये होगा हमारे पास डेल आर केफ। और इसकी सहायता से अपन इसकी जगह लिख देंगे डेल आर का वेक्टर, और अपॉन में आ जाएगा डेल आर का मापांक, यानी कि इसका परिमाण आ जाएगा। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल के क्यू वन क्यू टू, अपॉन में हमारे पास आ रहा था डेल आर, फिर इसका आ रहा था स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा था डेल आर का केफ, और डेल आर का केफ उसकी जगह हमने यहाँ पे लिख दिया था डेल आर का वेक्टर, और अपॉन में हमने लिख दिया था डेल आर का मापांक। ये लिखा था ना, वन एफ वन टू इज इक्वल लिख सकते हैं के क्यू वन क्यू टू अपॉन में डेल आर का क्यूब और डेल आर वेक्टर। इस फॉर्म में अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी नई फॉर्म आ जाती है। तो ये हमारा फोर्स हमने निकाल लिया कि F1 के ऊपर F2 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हमने जो हमारा डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम की सहायता से अपन एक और चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो इस डायग्राम की सहायता से हम डेल आर का मान भी लिख सकते हैं, डेल आर का मान भी लिख सकते हैं। अब डेल आर का मान कैसे लिखेंगे, तो डायग्राम के अंदर अपन देखिए, यहाँ से अपन बल निकाल रहे हैं किसके ऊपर, Q1 आवेश पर। किस आवेश पर, Q1 आवेश पर बल निकाल रहे हैं, है ना। तो Q1 आवेश पर अगर हम बल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आइए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको आसानी से दिख जाए कि हम आगे इसके अंदर इसकी वजह से इस चित्र की सहायता से कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि किस प्रकार से अपन इस चित्र की सहायता से डेल आर का मान फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो फोर्स हमारा लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, फोर्स हमारा लग रहा है इस डायरेक्शन में। और सेकेंडली फोर्स लगा कौन रहा है, ये Q2 लगा रहा है, इस Q1 पर लगा रहा है। तो फोर्स किस टाइप से लगा रहा है, इस, तो फिर इस डेल आर की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, डेल आर की डायरेक्शन इधर होगी। और हमारे Q1 की डायरेक्ट R2 की डायरेक्शन देखिए किधर है, इधर है। और हमारे R1 की डायरेक्शन देखिए किधर है, इधर है। तो 11th क्लास में एक नियम आता है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, सदिशों। तो हमारी जो डायरेक्शन है वो R2 की और डेल आर की, ये डायरेक्शन एक डायरेक्शन है, और इसकी डायरेक्शन विपरीत डायरेक्शन है। तो हमारे यहाँ पे R1 के बराबर मान क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर के बराबर हमारा मान हो जाएगा डेल आर प्लस R2। कितना हो जाएगा, R1 वेक्टर के इक्वल आ जाएगा डेल आर वेक्टर, और प्लस में आ जाएगा R2 वेक्टर, ठीक है ना। तो डेल आर का जो हमारे पास मान होगा, क्योंकि ये डेल आर तो यहीं का यहीं रहना है, और ये R2 जाएगा इसके माइनस में, तो हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा R1 वेक्टर माइनस का R2 वेक्टर, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा, ठीक है। तो इस F12 इज इक्वल के Q1 Q2 अपॉन में डेल आर लिखा था ना, अपॉन में क्या आया था, डेल आर, फिर आया था इसका क्यूब, और यहाँ पे हमारा चल रहा था डेल आर एज ए वेक्टर। ये फॉर्म हमारा चल रहा था किसका, F12 का, है ना।
और किस प्रकार से निकाला वो भी हमने बता दिया। अब अपन को डेल आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और डेल आर की वैल्यू हमारे पास आई थी R1 माइनस R2। तो चलिए डेल आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं इसके अंदर। तो फाइनल हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा F12 इज इक्वल के Q1 और अपॉन Q2 मल्टीप्लाई में, और अपॉन में डेल आर की जगह अपन को वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है R1 का वेक्टर माइनस R2 का वेक्टर और इसका क्यूब, और गुणा में आ जाएगा हमारे पास R1 माइनस R2 और फिर इस पूरे का वेक्टर। ये फाइनल एक्सप्रेशन होता है हमारा F12, और इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि F1 है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो दो के द्वारा एक पर लगाया गया बल कितना है। ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारा आ गया इसका। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा जो F2 है उसके ऊपर कितना बल लगेगा। तो सिमिलरली आप लिख सकते हैं कि F21 पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, और हमारा जो ये डायग्राम है इस डायग्राम से अपन को देखो बल तो इतना का इतना ही लगेगा, मैग्नीट्यूड इन दोनों का इतना ही रहना है, और इन दोनों के मध्य की जो डिस्टेंस है वो भी इतनी कितनी रहनी है, और मैग्नीट्यूड इनका Q1 का Q1 रहना है, Q2 का Q2 रहना है, के का के रहना है। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आएगी हमारे पास ये जो R1 और R2 का एक्सप्रेशन है ये बदल जाएगा, और हमारी जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन बदल जाएगी। तो आप एक काम कीजिए ना, आप इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में जब हमारा फोर्स F1 पर लग रहा था, Q1 पर लग रहा था, तो डेल आर इस डायरेक्शन में रिएक्ट कर रहा था, और डेल आर इस डायरेक्शन में रिएक्ट कर रहा था, डेल आर की दिशा इधर थी और R2 की दिशा इधर थी। तो ये दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए, क्योंकि एक का शीर्ष और दूसरे की पूंछ मैच खा रही थी, और सामने से कौन सी तीर आ रही थी, ये वाली R1 की, और R1 के बराबर हो गए थे। लेकिन जब अपन फोर्स किस पे ज्ञात करेंगे, इस पर Q1 पर जब फोर्स ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा जो ऊपर वाला डेल आर है इसकी डायरेक्शन को काम में लेंगे, तो अब की बार डायरेक्शन कैसे बन जाएगी, R1 की ऐसे बन जाएगी, उसके बाद हमारी डेल आर की कैसे बन जाएगी, डेल आर की ऐसे बन जाएगी, और उसके बाद हमारी उसकी R2 की कितनी आएगी, R2 की डायरेक्शन इस दिशा में आएगी। तो हमारा त्रिभुज नियम यही बोलता है कि ये हमारा P है और ये हमारा Q है, और ये अगर हमारा रिजल्टेंट है तो हमारा जो मान आएगा वो क्या आएगा, वो हमारा मान आएगा R इज इक्वल P प्लस Q। ये माना आएगा। ये चीज़ हमें कौन सा नियम बताता है, सदिश निरूपण का त्रिभुज नियम। तो इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा टर्म आना चाहिए, हमारे पास यहाँ पे टर्म आएगा R1 प्लस डेल आर इज इक्वल R2। तो आइए इस टर्म को यूज करते हैं। अब की बार जो एक्सप्रेशन आएगा वो R2 के बराबर आएगा, और वो एक्सप्रेशन आएगा हमारा R1 और प्लस का डेल आर का वेक्टर, आर बराबर आ जाएगा R2 माइनस R1 और फिर इन दोनों का वेक्टर। ये फॉर्म बनेगा हमारे पास। फाइनली डेल आर का हमारे पास जो टर्म आना था वो टर्म आ गया है, और इस टर्म का यूज हम करेंगे। देखो हमारा जो अब नेक्स्ट हमारा ये होगा कि फोर्स 2 पर कितना लगेगा 1 के जरिए। तो आपका के नियतांक का मान उतना का उतना ही रहना है, दोनों आवेशक का परिमाण समान है तो परिमाण भी उतना का उतना ही रहना है। बीच की दूरी डेल आर क्यूब है, डेल आर क्यूब भी आपकी उतनी की उतनी रहनी है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि डेल आर की जगह जब अब की बार अपन वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो वैल्यू ये आएगी, ये एक्सप्रेशन आएगा। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ R2 माइनस R1 और फिर इन दोनों का वेक्टर, और इसका आ जाएगा क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा R2 माइनस का R1 और ये आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में। ठीक है ना। तो ये अब की बार हमारा जो टर्म आया है ये टर्म हमारा इक्वल होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, एक की वजह से दो पर लगने वाला बल का मान, है ना। तो ये अब इसके अंदर अपन एक काम और कर सकते हैं। वो काम क्या है वो देखिए, अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर से क्या कॉमन उठा लें, माइनस के चिन्ह को बाहर कॉमन उठा लें, तो एक्सप्रेशन कैसा आएगा, देखिए F21 इज इक्वल, माइनस मैंने बाहर ले लिया, आ गया के Q1 Q2 अपॉन अपॉन के अंदर आपका R1 हो जाएगा प्लस का, और R2 हो जाएगा माइनस का, और ये इन दोनों का वेक्टर लग जाएगा, और फिर इन दोनों की क्यूब लग जाएगी। और यहाँ पर भी क्या होगा, R1 चला जाएगा प्लस में, माइनस R2 चला जाएगा माइनस में, R1 आ जाएगा प्लस में, क्योंकि अपन ने माइनस क्या ले लिया, कॉमन आउट कर लिया ना माइनस को। तो माइनस को कॉमन आउट करने की वजह से जो टर्म माइनस का था वो तो हो गया प्लस का, और जो टर्म प्लस का था वो टर्म हो गया माइनस का। ठीक है ना। तो अब आप जरा इस टर्म को और इस टर्म को, इन दोनों टर्म्स को आप देखिए, आपको लगभग सिमिलरिटी दिखेगी। इस टर्म को देखिए और इस टर्म को देखिए, कोई अंतर लग रहा है, सेम आ रहा है, अंतर एक आएगा। क्या अंतर आएगा, वो अंतर आएगा हमारे पास इस माइनस का, इस माइनस का अंतर आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा ये जो बल है ये इस बल के विपरीत डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हमारा ये माइनस में आ रहा है। इसलिए जो हमारा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है वो इक्वल कौन से एक्सप्रेशन के हो जाएगा, वो इक्वल होगा माइनस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ड्यू टू 1।
फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 इस एक्सप्रेशन के बराबर हो जाएगा और यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होता है। अब इस एक्सप्रेशन से अपन क्या चीज़ देख सकते हैं? इस एक्सप्रेशन से अपन ये चीज़ देख सकते हैं कि ये जो हमारा कूलाम का नियम है, ये नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम की पालना करता है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम ये कहता है कि अगर आप किसी वस्तु पर समान अब अगर आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो वो वस्तु भी आपके ऊपर वापस उतना ही बल लगाएगी जितना आपने लगाया है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएंगी? परिवर्तन हो जाएगी, दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो ये नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है, अर्थात न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है। गुड बाय।